हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी किराय आज के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज उत्साह का पार्ट 2 मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से आप पढ़ते वाकिफ हो जाएंगे। हम सब लोगों ने जाना था। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि बादल, इस चैप्टर का नाम निराला जी ने उत्साह क्यों रखा। तो आप सब जब इस चैप्टर का अध्ययन पूरा कर लोगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमने फर्स्ट एक्सटेंट में आपको बतलाया था कि बादल नवजीवन की रचना करने वाले अर्थात नूतन कविता की रचना करने वाले कवियों से अपनी काव्य रचना में सामाजिक क्रांति का स्वर भरने का संदेश दे रहा है। अब ये सामाजिक क्रांति का स्वर उसे कहां से मिलेगा, इसके लिए उसने बादल का सहारा लिया है। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने जब क्लास में आपसे मुखातिब था तो आपको मैंने बतलाया था, जिक्र हुआ था क्लास में, कि निराला जी का मुख्य विषय बादल है। निराला जी जब भी अपनी काव्य रचना करते हैं तो उस काव्य रचना में वो बादल का सहारा लेते हैं। बादल के द्वारा वो संदेश देते हैं। प्रस्तुत कविता में भी उन्होंने बादल को ही जोड़ा है। बादल की काली घटा, आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि के मन में बहुत सारी कल्पनाएं जग रही हैं। पहली तो कल्पना यही जग रही है कि ये जो काले काले बादल हैं, ये काले काले बादल नहीं बल्कि किसी नायिका के काले घुघराले बाल हैं। और जो उसका चमकना, कड़कना या गर्जना है, ये एक प्रकार का क्रांति का संदेश है। आपको पता है, हम लोगों ने कभी जिक्र किया था कि देखो, जब बिजली चमकती और कड़कती है, आप कभी बरसात के मौसम में देखे होंगे कि समाचार पत्रों में आए दिन जिक्र होता है कि बिजली गिरी, आकाश से बिजली गिरी और इतने लोगों की मौत हो गई। एक प्रकार से जब बिजली गिरती है तो एक भूचाल आता है, एक क्रांति आती है, और वो कितनों को जलाकर राख कर देती है, यहां तक कि धरती के सीने को भी चीर कर रख देती है। पेड़ कि आसपास यदि इंसान निकला हुआ तो उसको झुलस जाना है, खत्म हो जाना। इतनी भयानक होती है, इतनी उसमें आवाज होती है। तो आप सबको ये पता है कि बिजली का चमकना और कड़कना एक तरीके से क्रांति का संदेश है, और जब बिजली धरती पर गिरती है तो धरती के सीने को चीर कर रख देती है। लोगों की असामयिक मौत हो जाती है, जो उसकी चपेट में पड़ जाता है। अर्थात दूसरे रूप में आप ये कह सकते हो कि जब समाज में क्रांति का संदेश घुसता है तो उस क्रांति के सामने बड़ी बड़ी हस्तियां बिखर जाती है, टूट जाती है, और क्रांति का संदेश समाज में एक नव परिवर्तन का संदेश ला देता है। समाज में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगते हैं। तो इसलिए जो समाज सुसुप्त प्राय था, सोया हुआ था, उस समाज को जगाने के लिए कवि निराला जी ने बादल का सहारा लिया, और निराला जी ने बादल के माध्यम से नूतन कविता की रचना करने वाले रचनाकारों को एक संदेश दिया कि तुम अपनी रचनाओं में बिजली की चमक और कड़क को अपने दिल में बसाकर
उसी चमक और कड़क के समान अपनी लेखनी से सामाजिक क्रांति के स्वर भरने वाले संदेशों को लेखन करो, जिससे समाज में एक क्रांति आए, समाज में एक बदलाव आए, समाज में एक नूतन परिवर्तन आए। मेरे प्रिय छात्रों, आपने क्लास में जाना था कि बादल गरजो, बादल को गर्जने का संदेश दे रहा है, उत्साह का प्रतीक है। आपने जाना था कि उत्साह के अर्थ में इस गर्जना शब्द का प्रयोग उन्होंने किया और कहा कि केवल गरजो ही नहीं, घेर घेर घोर गगन, इस पूरे आकाश को अपनी घनघोर घटाओं से घेर लो, आकाश को आच्छादित कर लो, अर्थात बलशाली, इतने बलशाली बन जाओ कि कोई तुम्हारी परिधि से बाहर न निकल पाए। और आपने ये भी जाना था कि वो नूतन कविता की रचना करने वाले कवियों को इस प्रकार का संदेश दिया। और दूसरा अवतरण जो उन्होंने दिया, उस दूसरे अवतरण में उन्होंने लिखा, पहले अवतरण से आप लगभग पूरा अवगत हो चुके होंगे। आइए दूसरे अवतरण के बारे में हम लोग चर्चा करें कि विकल 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 उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। एक तो उन्होंने सामाजिक क्रांति का स्वर भरने का संदेश दिया और दूसरा परोपकार के अर्थ में प्रयोग किया। अब वो बादल परोपकार के अर्थ में कैसे प्रयोग हुआ? परोपकार का अर्थ किसी के ऊपर उपकार करना, किसी की भलाई करना। तो कवि ने बादल से अपेक्षा की, बादल से विनती किया, निवेदन किया कि हे बादल, जरा इस गर्मी से बेहाल इस दुनिया को देखो। इस गर्मी के मौसम में ये धरती तप रही है, धरती गर्मी की आगोश में एक तरीके से समा गई है, धरती फटक रही है, सूख गई है, लोगों के ओठ मुरझा गए हैं, हलक सूख गया है, शीतल जल नहीं मिल रहा है, अनावृष्टि की दशा हो गई। ऐ बादल, विश्व के सकल जन निदाग से व्याकुल और उन्मन है। उन्मन मने होता है, मैंने लिखवाया है अनमनेपन, अर्थात बिना मन का। जब व्यक्ति बिना मन का होता है तो उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, उदास सा रहता है, बुझा बुझा सा उसका चेहरा रहता है। और गर्मी में हर इंसान की यही दशा होती है, गर्मी से इतना व्याकुल हो जाता है, इतना बेचैन हो जाता है कि उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोगों की दशाओं को देखा, इस तपती हुई धारा को कवि ने देखा, निराला जी ने, तो उन्होंने बादल से विनती की कि है बादल, मेरा एक काम कर दो। विश्व के सकल जन निदाग से व्याकुल है, विकल है, विश्व के सारे लोग निदाग मीन्स गर्मी से व्याकुल है, बेचैन है, अनमने मन से हैं, अर्थात बिना मन के हैं, उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। तो एक परोपकार का काम कर दो बादल। परोपकार का काम क्या कर दो कि तप्त धरा आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ए आकाश में छाई हुई अज्ञात दिशा से आए हुए बादल, मेरी एक पुकार को पूरा कर दो कि तप्त धरा को जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो, अपनी बरसात की बूंदों से इस तप्त धरा को और लोगों के मुरझाए हुए मन को एक बार फिर से शीतल कर दो। ऐ बादल गरजो। उन्होंने कहा कि ऐ बादल, बस एक परोपकार का काम कर दो कि जो गर्मी से लोग बेहाल हैं, व्याकुल हैं, लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, उनको बस अपना शीतल जल दे करके उनके तन मन को शीतल कर दो। और ये जो धरती तपी हुई है, फट जा रही है, धरती का सीना फट जा रहा है, उसको बस अपनी बरसात की धारा से शीतल कर दो, जिससे चारों तरफ आनंद ही आनंद छा जाए। बस यही एक परोपकार का काम कर दो। ऐ बादल गरजो। तो मेरे प्रिय छात्रों,
आप पूर्णतया वाकिफ हो चुके होंगे इस चैप्टर से। पूरा भाव एक बार से जान लीजिए कि बादल से कवि निराला जी ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वह गर्मी से बेहाल लोगों के तन मन को शीतल कर दें और तप्त धरा को भी अपनी बरसात की बूंदों से, अपनी बरसात की धारा से इतना गीला कर दें कि उसमें भी शीतलता आ जाए। इस प्रकार से इस दूसरे अवतरण में कवि निराला जी ने बादल का परोपकार के अर्थ में प्रयोग किया है। इस प्रकार से यदि पूरे चैप्टर का हम अध्ययन करें तो हम लोगों ने अपनी परीक्षोपयोगी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिखा था जो बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल का किन किन अर्थों में प्रयोग किया। तो आप उसमें ये लिखेंगे You will have to report the attendance sheet before you leave. तो all the class teacher of 6, 7, 8, you will have to report with the attendance sheet before you leave. उसमें ये लिखेंगे कि कवि निराला जी ने उत्साह कविता में बादल का उत्साह, बलशाली, क्रांति का स्वर भरने और परोपकार के अर्थ में प्रयोग किया है। गर्जने के माध्यम से उन्होंने उसके उत्साह के अर्थ को गर्जना उत्साह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आकाश को चारों तरफ से घेर लेना बलशाली होने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। बिजली की चमकने और कड़कने से बादल का क्रांति का स्वर देने के अर्थ में प्रयोग किया गया है और अपनी शीतल धारा से धरती और लोगों के तन मन को शीतल करना ये परोपकार के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल का उत्साह, बलशाली, क्रांति का स्वर भरने और परोपकार के अर्थ में प्रयोग किया है। अब आपका अगला प्रश्न यदि हो सकता है कि उत्साह कविता का शीर्षक उत्साह कितना सार्थक, तो आपका जवाब होगा कि उत्साह कविता के प्रारंभ से लेकर अंत तक कवि ने विभिन्न रूपों में बादल के उत्साह के भाव को दर्शाया है। सबसे पहले उन्होंने बादल को गरजने का संकेत, बादल को गरजने को कहा है। गर्जना उत्साह का प्रतीक होता है। पुनः कवि ने आकाश को चारों तरफ से बादल द्वारा घेर लिए जाने का आवाहन किया है। चारों तरफ से बादल आकाश को घेर लेना का बलशाली अर्थ में प्रयोग हुआ है। बलशाली होना भी उत्साह के भाव का द्योतक होता है। कवि ने कविता के मध्य में बादल के चमकने और कड़कने का भाव दिखलाया है। किसी चीज का कड़कना भी उत्साह का ही प्रतीक माना जाता है। और कविता के अंत में कवि ने बादल से ये अपेक्षा की है, बादल से ये उम्मीद जताई है कि वह अपने बरसात की धारा से
गर्मी से बेहाल लोगों के तन मन की प्यास को बुझाकर उसे शीतलता प्रदान करें तथा तप्त धरा को भी शीतल कर दे। इस प्रकार से किसी के तन मन को अपने दान के माध्यम से शीतल कर देना, सुख देना भी परोपकार के अर्थ में प्रयोग होता है और परोपकार करना भी उत्साह का ही प्रतीक होता है, क्योंकि परोपकार करते समय व्यक्ति के दिल में एक उत्साह का ही भाव भरा होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कविता के प्रारंभ से लेकर अंत तक कवि ने केवल बादल के उत्साह भाव को ही दिखलाया है। अतः इस कविता का शीर्षक उत्साह अपने आप में सर्वथा सटीक और सार्थक है। तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं इन्हीं लफ्जों के साथ आज आपसे विदा ले रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर का आज का हम लोगों का संवाद आपको अच्छा लगा होगा और आप पूर्णतया इस चैप्टर से अवगत हो चुके होंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपका विजय आपसे विदा ले रहा हूं। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।